कैप मेड इजी के 10 YouTube शॉर्ट्स में मैंने एमएटी सीईटी के बाद जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था और उस 10 वीडियोस को बच्चों ने प्यार भी दिया। लेकिन बहुत पेरेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर कोई एक ऐसा वीडियो लाओ जिस वीडियो में एक साथ हम सारी चीजें क्लियरली देख सके। तो इसलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएटी सीईटी के बाद जो कैप राउंड 2026 में होने वाला है उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है और हमें इसको किस तरीके से डिकोड करना है। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए, TFWS क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर नमस्कार महाराष्ट्र, मैं गोविंद सर आपका वेदांतु महाराष्ट्र एमएटी सीईटी एंड बोर्ड्स इस चैनल के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले आपको यहां पे cetcell.mahacet.org वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद इस कैप राउंड में आपके 4 राउंड होने वाले हैं। वो राउंड कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलने वाला है वो 100% एमएटी सीईटी के परसेंटाइल के ऊपर मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली जब भी हम कैप राउंड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए कौन एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट हो, मतलब एमएस, ये वर्ड्स मालूम होने चाहिए एग्जैक्टली क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ये आपको आगे भी काम में आएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में। उसके बाद जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्लास 12th में 45% मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मार्क मिलने चाहिए। मैं पीसीएम के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको इतने परसेंटेज है तो ही आप एमएटी सीईटी के बाद जो कैप राउंड होगा 2026 में उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपका एमएटी सीईटी में नॉन जीरो स्कोर आना चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए, मतलब आपने मिनिमम 15 साल महाराष्ट्र में रेसिडेंट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आप पीसीबी से एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका पीसीबी बैकग्राउंड है तो आपको यहां पे 9 स्पेसिफिक ब्रांचेस मिलने वाली है। लेकिन सर अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट का रेसिडेंट नहीं हूं, अगर मैं आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हूं तो मेरे लिए क्या प्रोसेस है। तो जैसे महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 12 में, आपको भी ये सब्जेक्ट कंपलसरी रहने वाले हैं। दूसरा, आपका जो एडमिशन अभी होने वाला है वो जेईई मेंस के परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली होने वाला है, अगर आपने एमएटी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दिया तो। उसके बाद आप चेक कर सकते हो, अगर आपने एमएटी सीईटी एग्जामिनेशन दिया है तो भी आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो कहने का मतलब यह है, जेईई मेंस वाला बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल है, जिसने सेपरेट एमएटी सीईटी एग्जामिनेशन दी है वो भी इस पर्टिकुलर कैप राउंड के प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं, यहां पे आप जो सारे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करने वाले हो और आपको अलग से सेपरेट कोटा यहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है, टोटल 8 स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अभी आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे हो जहां पे आपका एमएटी सीईटी का पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो दूसरा आपका प्रोसेस रहेगा वो कैप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। वो कैसे है, क्या है, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। उसके बाद तीसरा एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। कितने कॉलेज भरने पड़ेंगे, कौन से कॉलेज भरने पड़ेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल एंड बेस्ड ऑन योर चॉइसेस एंड बेस्ड ऑन द ब्रांच विच यू हैव चोजन, आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको वो फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके बाद आप सीट एक्सेप्ट करके अपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो, आपका कंप्लीट एडमिशन हो गया। तो ये 8 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर कैप राउंड के प्रोसेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी के बारे में, जहां पे आपका एमएटी सीईटी 2026 का रिजल्ट आ गया है। तो जैसे आपको मालूम है 2026 में पहली बार एमएटी सीईटी के 2 अटेम्प्ट हुए थे। तो आपको जो एडमिशन मिलेगा इन 2 में से जो आपका बेस्ट स्कोर आएगा, बेस्ट परसेंटाइल आएगा, वो ही कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले अटेम्प्ट में कम परसेंटाइल आए हैं लेकिन सेकंड अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया मेरा परसेंटाइल बूम हो गया, तो आपका सेकंड अटेम्प्ट वाला परसेंटाइल ही यहां पे कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे परसेंटाइल आए हैं लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, तो उस केस में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का परसेंटाइल ही फाइनल माना जाएगा। तो बेस्ट ऑफ 2 ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया, इस साल आपके जो एडमिशन रहेंगे
टोटल एडमिशन सिर्फ एमएचसीईटी के परसेंटाइल के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे, उसमें क्लास 12 के परसेंटेज का कोई भी रोल नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पीसीएम में 45% मार्क रहने चाहिए, राइट? ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे पहले जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपने ऑलरेडी रिजल्ट चेक कर लिया है, अभी कुछ ही दिनों में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहां पे डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपको एक ऑब्जेक्शन विंडो दिया जाएगा जो कुछ दिनों के लिए ओपन रहेगा। एक बार ये हो गया, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। जो बच्चों को फाइनल मेरिट लिस्ट नंबर मिला है, वही बच्चे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी हम इस चीज का वेट कर रहे हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, करेक्ट, जो जल्दी अभी रिलीज हो जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है कैप राउंड में खुद को रजिस्टर करने का, जो का टाइम है, जिसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला है कि आपको कैप राउंड शुरू होने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा या आप सीधा कैप राउंड के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो क्या है कैप राउंड में, कैसे रजिस्टर किया जाता है खुद को? तो सबसे पहले ये वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, पोर्टल 2026-27 पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब क्या करना है? आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें वहां पे कंफर्म करनी है। आपको आपका ईमेल भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट वाया डिजी लॉकर, मैंने जैसे आपको बोला था, आपका जो आधार कार्ड है वो आपार आईडी के साथ लिंक होना चाहिए, तो ये दोनों कंपलसरी है, आपको ये ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेट कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, मतलब ऑब्वियसली आप महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो या आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो या फिर JNK मतलब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हो या एनआरआई हो, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको सारी चीजें वहां पे आपके एकेडमिक डिटेल्स में भरनी पड़ेगी कि आपका क्लास 10 का परसेंटेज कितना है, आपका क्लास 12 का परसेंटेज कितना है, वो सारी चीजें हम स्टेप 3 में करेंगे। स्टेप 4 में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके महाराष्ट्र स्टेट के रेसिडेंट हो तो आपके पास कंपलसरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी मैं बताऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने हैं एंड आपको यहां पे अमाउंट पे करना पड़ेगा। अभी किसके लिए कितना अमाउंट है वो भी मैं बताता हूं गाइस। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो और आपने एमएचसीईटी एग्जामिनेशन दिया है तो कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, मतलब जेईई मेंस देके अगर आप इस पर्टिकुलर कैप राउंड में खुद को एनरोल करना चाहते हो तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई एनआरआई या फॉरेन स्टूडेंट है यहां पे तो उसके लिए आपको 5000 रुपए तक का फीस देना पड़ सकता है। तो ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैप में खुद को एनरोल करने का। उसके बाद जैसे मैंने बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कौन से डॉक्यूमेंट है आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज, करेक्ट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड भी करने होते हैं। तो एसएससी क्लास 10 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्लास 12 का आपके पास एचएससी बोर्ड का मार्कशीट, इंपॉर्टेंटली एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो क्लास 12 जहां से आपका कंप्लीट हुआ है वहां से आपको ये क्लास 10 का नहीं, अभी क्लास 12 का लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एमएचसीईटी का जो कुछ भी आपके पास हॉल टिकट एंड रिजल्ट कार्ड जो आपके पास आया है वो आपको यहां पे सेव करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए। फिर उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो। उसके बाद जो मैंने बताया अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एक्सपायर्ड नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी अगर एक्सपायर हुआ है तब भी आप कैप राउंड प्रोसेस में एलिजिबल नहीं होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट मतलब अगर आपने क्लास 12 के बाद 1 साल का गैप लिया है तो आपको एक नोटरी करवाना पड़ेगा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट एक नोटरी से बन जाएगा। उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये 1 साल का गैप क्यों लिया है या आपने 2 साल का गैप क्यों लिया है। उसके बाद आपके पास आना चाहिए एनसीएल सर्टिफिकेट मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अगर आप टीएफडब्ल्यूएस मतलब ऑप्शन फी वेवर ऑफ स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए और टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको ओपन कैटेगरी के परसेंटाइल के साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन आपका सारा ट्यूशन फीस वहां पे ऑफ हो सकता है। तो जब भी आप राउंड में ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हो आपको खुद से यहां पे टीएफडब्ल्यूएस के लिए टिक करना पड़ेगा अगर आप इसमें एलिजिबल करवाना चाहते हो तो।
करेक्ट। इंक्लूस के साथ साथ 10 स्माइल वाले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। तो ये हो गया सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद आता है सीट मैट्रिक्स, स्टेप नंबर 4। अभी सीट मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब अगर आप देखोगे ये जो सारी चीजें हैं ये आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएंगी। मतलब हर एक राउंड में, मतलब अगर हम राउंड 1 के बारे में बात करेंगे तो यहां पे कॉलेज का नेम आपको दिखेगा, इस कॉलेज में कौन से ब्रांचेस है वो आपको पता चलेगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है वो आपको वहां पे पता चलेगा, एंड कैटेगरी वाइज कितने सीट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो सीओईपी में अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पे 60 सीट्स है, उसमें से कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, सारी चीजें आपको वहीं पे पता चल जाएगी। इसी को बोला जाता है सीट मैट्रिक्स। जब आप राउंड 1 में खुद को रजिस्टर कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए, अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो 80% एडमिशन कैप राउंड के अकॉर्डिंगली होते हैं एंड 20% एडमिशन जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट या किसी एडेड कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पे 100% एडमिशन जो होते हैं वो कैप राउंड प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं, कोई मैनेजमेंट कोटा वगैरह वहां पे अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मैं माइनॉरिटी के बारे में बात करूं तो 1% सीट जो होती है वो माइनॉरिटी के लिए प्रेजेंट होती है एंड 49% सीट जो होती है वो यहां पे ओपन कैटेगरी के लिए होती है जो कैप राउंड से फुलफिल किए जाते हैं। तो ये हो गया अपना सीट मैट्रिक्स। उसके बाद स्टेप नंबर 5 जो है वो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। गाइज जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा राउंड 1 में अगर आपने पहला कॉलेज डाला और अगर मुझे पहला ही कॉलेज मिल गया तो आप वो कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते। तो पहला कॉलेज डालते वक्त एकदम शांत दिमाग से आपको क्या चाहिए वही डालना, क्योंकि पहले राउंड में अगर वो फ्रीज हो गया तो खत्म, तो आपको वही कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो शांत दिमाग से पहला कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ऑप्शन फॉर्म फिल करते वक्त जितना आप ऑप्शंस भर सकते हो उतना भरो, 20, 40, 50, मैक्सिमम 300 तक आप जा सकते हो कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, कौन से ब्रांच के लिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहां पे गलती ये करते हैं कि वो 10 से 15 कॉलेज ही भरते हैं और उनको बेटर ऑप्शंस के लिए सेकंड राउंड में जाना पड़ता है। तो मैं आपसे एडवाइस करना चाहूंगा बस जितने ज्यादा पॉसिबल ऑप्शंस आप भर सको उतने ज्यादा ऑप्शन फॉर्म में भरते रहो। सही, आपने सारे ऑप्शंस वहां पे भरे, आपको ये डेडलाइन से पहले सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप वो सबमिट नहीं करते तो आपको सीट ही नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके पास मालूम होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला पहला प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं राउंड 1 के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये हो गया अपना ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टेप नंबर 5। उसके बाद जाते हैं स्टेप नंबर 6 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। अभी ये क्या है सर? तो जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल अगर आपने सीओईपी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा और आपको वहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सीट चाहिए, अगर आपको वो पहले राउंड में मिल गई तो जो आप चाहते थे वो ही मिल गया, तो आप उसको फ्रीज कर दो। फ्रीज मतलब भाई ये सीट मेरी है, मेरी सीट के ऊपर कोई आके नहीं बैठेगा, ये चेयर मेरी हो गई, है ना, इसको बोलते हैं फ्रीज। जो चाहिए वो ही मिला तो फ्रीज करना है। अगर जो चाहिए वो नहीं मिला फॉर एग्जांपल तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है फ्लोट। मतलब क्या, आप चेक कर सकते हो सीट इज ओके बट आई वांट अ बेटर सीट, तो उस केस में आप फ्लोट के लिए जा सकते हो। मतलब आपने एक्सेप्ट तो किया बट टेम्पररी एक्सेप्ट किया है, तो आप सेकेंड राउंड में जाके अपने आप को फ्लोट करवा सकते हो। तो फ्रीज मतलब कंफर्म करना, फ्लोट मतलब टेम्पररीली एक्सेप्ट करना। तो ये जो है आप देख सकते हो ऑटो अपग्रेड्स इफ बेटर सीट्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो इसको बोला जाता है फ्लोट। सर ये स्लाइड क्या है? स्लाइड मतलब ये है कि आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन आपको यहां पे ब्रांच चेंज करना है, तो उसके लिए बोला जाता है स्लाइड। मतलब आप उसी कॉलेज में रहोगे, ब्रांच कैन अपग्रेड इन द नेक्स्ट राउंड। आपने क्या किया, उस कॉलेज में एंट्री तो मार लिया लेकिन मुझे चाहिए था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मुझे मिला है लेट्स सपोज यहां पे कौन सा सिविल इंजीनियरिंग, तो उस केस में आप स्लाइड ऑप्शन को यहां पे चूज कर सकते हो। तो ये तीनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटाइल गोइंग टू गेट, आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप नंबर 7 है वो है सीट एक्सेप्टेंस, जो ऑनलाइन होगा। मतलब क्या, जब भी आपको लगा कि भाई मैंने मेरा कॉलेज फ्रीज कर दिया, अभी मुझे कैप राउंड के नेक्स्ट राउंड्स में जाना ही नहीं है, तो आपको यहां पे 1000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब क्या, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, आपने वो कॉलेज वो ब्रांच एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपने ये सीट एक्सेप्ट कर लिया आपको क्या करना है, स्टेप 8 की तरफ जाना है, आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। 48 आवर्स मिलते हैं दोस्तों, 48 आवर्स में आपको वहां उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो लफड़ा हो सकता है, तो उस लफड़े में पढ़ना नहीं है, हमें अपने कॉलेज को रिपोर्ट करना है, ऑफलाइन खुद जाना है वहां पे जाते वक्त आपको क्या करना है उसका भी मैंने वीडियो शॉर्ट्स में बनाया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखना। आपको जो मैं यहां पे भी बताऊंगा, ऑब्वियसली आपको जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी, 10 पासपोर्ट साइज फोटो, सब कुछ वहां पे लेके जाना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, आपको वहां पे जाने के बाद उस पर्टिकुलर कोर्स के जितने भी फीस उस कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली है उतनी ही फीस पे करनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे मांगता है तो वो फीस पे करने की जरूरत नहीं है, जितना कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर है उतना ही फीस देना है। तो गाइस जैसे मैंने बोला, अगर उस पर्टिकुलर डेट तक 48 आवर्स तक अगर आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हो, जो कुछ भी उन्होंने डेडलाइन दी है, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और 1000 रुपए भी गया। मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सब कुछ गया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं जनरली आपको एक आइडिया दूं तो जुलाई 2026 में अपना राउंड 1 शुरू हो जाएगा। अगस्त 2026 तक ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 2 हो जाएगा, राउंड 3 भी इसी मंथ में होगा, राउंड 4 भी होगा, जल्दी जल्दी हो जाता है। और आपका जो फाइनल एडमिशन रहेगा अगस्त तक हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस क्या आपका, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, चलो एक बार जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। आपका जो एडमिशन रहेगा 100% MHCET के परसेंटाइल के ऊपर रहेगा, बेस्ट ऑफ 2 का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। अगर जैसे मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त मैक्सिमम चॉइसेस आपको उस ऑप्शन फॉर्म में भरने हैं, 10-15 भर के छोड़ के नहीं देना है। क्या ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, जितने भी आपने सोचे हैं सारे आपको वहां पे भर के आने हैं। उसके बाद आपको कंफर्म एडमिशन मिला, आपने फ्रीज कर दिया, 1000 रुपीज आपको भरना है जो नॉन रिफंडेबल होता है। वहां पे जाते वक्त जैसे मैंने बताया भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ लेके जाने हैं। ऑप्शन फॉर्म अगर आपने सबमिट ही नहीं किया तो आपको सीट नहीं मिलेगा। फाइनली जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे आपको पर्सनली जाके रिपोर्ट करना है, आपका प्रेजेंस वहां पे दिखाना है, कॉलेज की फीस भरनी है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक छोटे से वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि कुछ डाउट्स भी है तो डाउट्स भी यहां पे जरूर पोस्ट कर देना। तो ऐसा होता है कंप्लीट 8 स्टेप्स का आपका कैप राउंड का प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंटली जो 1 महीना आपके पास बचा है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक्सपायर्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से एक बार प्रॉपर्ली बनाने का कोशिश करो, ताकि आपको लास्ट मिनट में इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। दिस इज योर तालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल गाइस एंड बाय बाय फॉर नाउ।